हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों से कि जो कॉन्टैक्ट आप लोग करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि उसे शाम को 6 बजे के बाद करें। क्योंकि दिन का टाइम अब थोड़ा-सा बिज़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों के फ़ोन उठा नहीं पाता, फिर आप लोगों को भी बुरा लगेगा। आज जो मेजर प्रश्न है कुंडली के अंदर, वो ये कि विवाह में विलंब क्यों हो रहा है? यहाँ पर एक तो दशा चलती हुई नज़र आ रही है, उसके बाद भी काम जो है वो नहीं बन पा रहे। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैरिज के लिए किन-किन चीज़ों पे पहले फ़ोकस किया जाता है और इसमें नवांश की भी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो कुंडली है, सबसे पहले इसको आप 3 लग्नों से देखेंगे। पहला नॉर्मल लगन है, ठीक है? उसमें केतु विराजमान है। 7वें भाव में सूर्य, राहु और शुक्र विराजमान है। लगन जो है वो 10 डिग्री 18 मिनट के आसपास का है। तो कहीं न कहीं जो लगन का नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र और केतु भी कहीं न कहीं उसी नक्षत्र में विराजमान हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। केतु अगर लगन पे बैठा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जो जीवन है, उसके अंदर कुछ संघर्ष तो होंगे, लेकिन वो अपना अलग मकान बना सकेगा। क्योंकि केतु जो है, उसे हम एक तरीके से झंडा, एक तरीके से पताका मानते हैं, जो कि इस कुंडली के पहले भाव में लगन में आके बैठे हुए हैं और वो खुद ही कहीं न कहीं एक तरीके से सोचने का ढंग भी कनेक्ट करते हैं। अब केतु जो हैं वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य से दृष्ट भी हैं। ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं केतु के ऊपर सूर्य का प्रभाव रहने वाला है। व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी देखने को मिल सकती है। रीज़न केतु जिनके साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसके तत्व को ग्रहण कर लेता है। तो लगन कुंडली में सबसे पहले लगन को देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट अच्छी है। दूसरी चीज़ उसके ऊपर जो दृष्टि है वो शुक्र, राहु और सूर्य की दृष्टि है। सूर्य क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, इसकी वजह से और नैसर्गिक रूप से नैसर्गिक रूप से एक क्रूर ग्रह है। तो जब कोई क्रूर ग्रह किसी केंद्र का स्वामित्व हासिल कर लेता है, वो शुभ हो जाता है। तो सूर्य यहाँ शुभ है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है। इसकी वजह से केतु के ऊपर सूर्य की दृष्टि को हम शुभ दृष्टि मान सकते हैं। इसी तरीके से शुक्र की बात करें तो शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। एक केंद्र का स्वामित्व है उसके पास और एक त्रिक या एक उपचय भाव का स्वामी भी शुक्र है। ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो अपनी थोड़ी-सी शुभता को खो देंगे केंद्र का स्वामी होने की वजह से। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुक्र शुभ ग्रह होते हैं, तो यहाँ पे वो थोड़े से न्यूट्रल हो जाएँगे। शुक्र से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। अब तीसरा है राहु। राहु की जो प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में शनि की तरह प्रभाव करेंगे। अब देखिए, मैरिज में अगर डिले होता है, तो उसके क्या-क्या फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो लेट मैरिजेस में होता है, वो ये होता है कि शनि का प्रभाव कहीं न कहीं आपको 7th हाउस पे दिखाई देता हो, तो आप समझ सकते हैं कि विवाह में विलंब होगा, एक। दूसरा, जब कभी भी कुंडली के अंदर कोई ऐसा ग्रह जो कि डिले वाले हाउस यानी कि 8th हाउस से संबंध रखता हो और उसका प्रभाव
यदि कुंडली के 7th हाउस या किसी भी हाउस पर होता हो तो भी चीज़ों में एक देरी आने की संभावना रहती हैं। निर्भर करेगा ग्रह कैसा है। अगर बुध है, बुध थोड़ा जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट देने वाला ग्रह है तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं आएगा। लेकिन यदि अष्टमेश गुरु हो जाएँ, शनि हो जाएँ तो थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है। इस कुंडली में क्या हो रहा है अब इसको देख लीजिए। 7th हाउस को हम क्या पीड़ित कह सकते हैं? तो शुक्र से ऐसी कोई डायरेक्ट पीड़ा नहीं है। सूर्य से ऐसा कोई डायरेक्ट पीड़ा नहीं है। हाँ, सूर्य क्योंकि नैसर्गिक रूप से एक क्रूर ग्रह होता है तो थोड़ी-सी अड़चनें तो आएँगी। दूसरा, राहु की मौजूदगी की वजह से भी साझेदारी में थोड़ी-सी चुनौतियाँ कही जा सकती हैं। सूर्य राहु का जो एक प्रकार का प्रभाव है मिक्स करके, वो थोड़ी चुनौतियाँ तो दे सकता है। लेकिन क्या वो मैरिज को डिले करा रहा है? तो नहीं, वो मैरिज को डिले कराने वाले फैक्टर्स में नहीं आता। फिर क्वेश्चन उठेगा कि मैरिज में डिले क्यों है? पहली कंडीशन, लगन कुंडली से देखेंगे तो 7th हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव है। राहु वहाँ बैठा है जो शनि की तरह काम करेगा और शनि से दृष्ट भी है। ऐसे स्थिति में जब 7th हाउस का संबंध शनि से बनता है तो मैरिज के अंदर कभी-कभी डिलेज़ देखने को मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे शनि उच्च का देखने को मिला तो मैरिज टाइमली हो गई हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा शनि 7th में बैठा हुआ दिखे तो हम उसको डिले फैक्टर कर दें। लेकिन दूसरा एक रूल है उसको भी याद रखिएगा। शनि जिन भावों का स्वामी होता है उनके अंदर भी सैटिस्फैक्शन आने में, स्टेबिलिटी आने में, सेटलमेंट आने में वक़्त लगता है। तो ऐसे स्थिति में 10 नंबर और 11 नंबर की राशियाँ जहाँ कहीं भी होती हैं कुंडली में, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों में, उसमें स्टेबिलिटी आने में कम से कम आपको 33 साल से 36 साल तक का समय लग जाया करता है। ये तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, चंद्र कुंडली को अगर ध्यान से देखेंगे तो चंद्र कुंडली में 7th हाउस के अंदर मंगल की मौजूदगी है जो कि व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा से मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। वो भी मैरिज को एट द मैक्स अगर डिले करते तो कहाँ तक जाते? 28 या 29 साल तक की उम्र तक जाते। ठीक है। तीसरी चीज़, लगन कुंडली से हमने देखा शनि का प्रभाव नज़र आया, चंद्र कुंडली से हमने देखा मंगल का प्रभाव नज़र आया और जब सूर्य कुंडली से देखेंगे तो केतु का प्रभाव नज़र आएगा। इसीलिए कहीं न कहीं तीनों ही कुंडलियों में कोई न कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव है, जो इस बात को इंगित करता है कि मैरिज में थोड़ा-सा डिले फैक्टर बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जब एज बढ़ने लगती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब मैरिज होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है? तो अब उसको समझिए। देखिए, मैरिज नहीं होने वाला केस क्या होता है और मैरिज होने वाला केस क्या होता है? लगन कुंडली के अंदर कई बार जब आपका 8th हाउस का स्वामी लगन पे बैठ जाए, तो हो सकता है कि व्यक्ति डिनाई कर दे, एक तरीका ये होता है। दूसरा, अगर 7th हाउस का स्वामी किसी तरीके से 2nd हाउस में जाके बैठ जाए, तो भी डिलेज़ या फिर डिनायल वाले संभावनाएँ बनती हैं। इसी तरीके से यदि कभी 7th हाउस का स्वामी 6th हाउस में जाके बैठे, तो ऐसा नहीं है कि मैरिज होती ही नहीं है। हाँ, चुनौतियाँ देखी जाती हैं, लेकिन कई बार वहाँ पे बैठने के बाद भी मैरिजेस होती हैं। इसीलिए मैरिज की चीज़ों को लगन के ऊपर जब देखें, तो एकदम से कंक्लूड मत करें कभी भी कि उन भाव में बैठ गया तो 100% मना ही कर देगा। उसके लिए क्या करें, नवांश कुंडली का प्रयोग करें। लगन कुंडली में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, चंद्रमा से सप्तम, इसी तरीके से लगन से सप्तम और साथ ही साथ सूर्य कुंडली से सप्तम पहले देख लें। ये साझेदारी बताता है, जबकि विवाह के लिए अष्टम भाव उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो लगन से अष्टम जो है वो प्रभावित है, एक तरफ मंगल है, एक तरफ सूर्य राहु है। इसकी वजह से ये थोड़ा-सा पापकत्री फॉर्मेशन में है, चीज़ें थोड़ी-सी यहाँ पे अड़चनें दे सकती हैं, एक।
दूसरा, चंद्र कुंडली में जो अष्टम है, चंद्र कुंडली में जो अष्टम है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रभावित है। ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। चंद्र कुंडली में जो अष्टम बनेगा, क्योंकि 7th है मंगल और ये है 8th, यहाँ पर थोड़ा-सा प्रभाव रहेगा गुरु के प्रभाव की वजह से। और सूर्य कुंडली से जो अष्टम है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो ये तो हमने चेक किया लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन से, और फिर हम कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे चांसेस हैं 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो 7th हाउस का नक्षत्र है वो तकरीबन 10 डिग्री के आसपास आएगा। राहु का नक्षत्र है, राहु अपने नक्षत्र अपने भाव में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केतु जो कि सूर्य से 7th है, वो अपने ही नक्षत्र का होके बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी तरीके से जो चंद्रमा के सामने की स्थिति है, वो भी ठीक कही जा सकती है। अब मैरिज लेट क्यों हो रही है? तो पहला रीज़न तो हमने ले लिया, शनि का प्रभाव है एक, दूसरा सूर्य से केतु का प्रभाव है। नवांश को यदि हम देख पाएँ, तो नवांश में आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए, यह है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में राहु केतु का प्रभाव तो अभी भी है। नवमांश का जो स्वामी है, वो 10 नंबर की राशि फिर से शनिदेव के पास आई, और जो 8वां घर है, वैवाहिक सुख के लिए देखा जाने वाला, वो भी शनि के ही पास आया। ठीक है? अब देखिए, शनि की राशियाँ होने की वजह से एक तो डिले बनेगा, दूसरा क्या है कि ये 8th हाउस, जो कि कहीं न कहीं लॉन्गेविटी के तौर पे देखा जाता है मैरिज की, उसका स्वामी उससे थोड़ा-सा अष्टम होके बैठा हुआ है। इसकी वजह से कहीं न कहीं जो मैरिज का होना है, उसके अंदर डिले और कुछ चैलेंजेस, संघर्ष देखने को मिलते हैं। नवांश कुंडली के अंदर अगर हम देखें, चंद्रमा सबसे पहले फर्स्ट हाउस लॉर्ड, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जो है वो भाग्य भाव में है, जिसे हम अच्छी प्लेसमेंट कहेंगे। तो क्या मैरिज हो पाएगी, हाँ या ना? तो यस, हो जाएगी। ठीक है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड चीज़ों को डिनाय या नेग्लेक्ट नहीं कर रहा। देन हमें देखना होता है 7th हाउस। 7th हाउस का जो लॉर्ड है, वो 7th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिनायल नहीं कर रहा, वहाँ से वो भाग्य भाव में जाके बैठा है। तो यस, अगेन पॉजिटिव सिंबल मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है, किसी ने बहुत पहले एक प्रश्न भी किया था कि कारक कैसे यूज़ होंगे? तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर, क्योंकि ये नवांश है, यहाँ पे कारक हो जाते हैं, वो होंगे शुक्र। शुक्र की प्लेसमेंट त्रिकोण भाव में है, जो कि शुभ भाव है। इसलिए तीनों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं। डिले का जो फैक्टर है, वो यही एक फैक्टर है, क्योंकि जो ये 8th हाउस होता है नवांश में, जब इसकी दशाएँ चल रही हों, जब इसकी दशाएँ चल रही हों, तो उस समय विवाह के अंदर कहीं न कहीं चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। और इस कुंडली के अंदर जो दशा काम कर रही है, वो कहीं न कहीं शनि की महादशा काम कर रही है। राहु की अंतर्दशा है, ठीक है? लगन कुंडली में भी और नवांश कुंडली में भी राहु और शनि का प्रभाव पूरी तरीके से देखे गए थे। इसलिए इस कुंडली के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो मैरिज की पूरे योग बनते हुए नज़र आ सकते हैं। कब से कब तक? 2023 से लेकर 2025 तक। क्यों? क्योंकि देखिए, नवांश कुंडली में शनि जो हैं, जो अष्टम के भी स्वामी हैं, वो गोचर में इस समय अष्टम में गोचर करते हुए नज़र आते हैं। 11 नंबर की राशि में उनकी एंट्री हो चली है। इस वजह से कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी कही जा सकती है, ठीक है? तो ये जो 2.5 साल की अवधि इधर बन रही है, इसमें मैरिज होने के चांसेस इस गोचरीय प्रभाव से देख के कहे जा सकते हैं। ये ज़रूर रहेगा कि जब तक शनि की दशा प्रभाव है 2024 तक, तब तक कुछ चुनौतियाँ भी महसूस हो सकती हैं। रीज़न इज़ कि 8th हाउस नवांश में जब इसके लॉर्ड की दशा चल रही हो, तो थोड़ा-सा मैरिज लाइफ़ में चुनौतियाँ भी आती हैं। आगे
शनि में गुरु का प्रभाव है, ठीक है? तो वो प्रभाव भी कहीं न कहीं पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स के तौर पे देखा जा सकता है। पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स के तौर पे क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि नवांश कुंडली के अंदर गुरु की प्लेसमेंट 8th हाउस में ज़रूर है, अड़चनों वाले भाव में ज़रूर है, लेकिन वो भाग्य का स्वामी है और एक्चुअल जन्म लगन कुंडली के अंदर सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में विराजमान है। वो कहीं न कहीं 7th हाउस से, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ पर है? 7th हाउस में, उससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये दोनों ही दशा प्रभाव अपनी तरफ से रिज़ल्ट देने में सक्षम हैं। उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो नज़र आता है, वो यही जो ड्यूरेशन बन रहा है 2024 तक का, इसके अंदर एक चांस ज़्यादा पावरफुल बनता हुआ नज़र आ सकता है। तकरीबन यहाँ पे राहु में कारक शुक्र का प्रभाव आता है, तो मार्च के बाद से लेकर तकरीबन कह सकते हैं हम कि अक्टूबर तक का पीरियड सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेट होने का जो रीज़न था वो यही था कि जब कभी भी आपको 10 नंबर या 11 नंबर जिस भाव में मिले, अगर शनि वहाँ खुद ना बैठा हो तो, या यदि 7वें घर में शनि उच्च ना हुआ हो तो, ऐसे स्थिति में मैरिज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का होता है, उसमें डिलेज़ के फैक्टर देखे जाते हैं। दूसरा, केतु एक कारण बन जाता है कई बार कि विवाह में विलंब होता है। चंद्र कुंडली से अष्टम हो जाए तो भी, सूर्य से अष्टम हो जाए तो भी, लगन से सूर्य से सप्तम, चंद्रमा से सप्तम, अष्टम भी इंक्लूड करके चल सकते हैं और इसी तरीके से लगन से भी इन चीज़ों को देखना है। तो सूर्य, चंद्र और लगन तीनों से 7th हाउस को देखिएगा। दूसरा, नवांश में ये इंश्योर कीजिएगा कि नवांश कुंडली का 1st हाउस लॉर्ड या नवांश कुंडली का 8th हाउस लॉर्ड वो कहीं पे भी डिनायल ना करे। मैरिज नहीं होने वाले केसेस में क्या होगा, या तो 8th हाउस का लॉर्ड लगन पे बैठा हुआ हो, एक चीज़, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिचुएशन नवांश कुंडली में बन रही हो, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि मैरिज के अंदर डिनायल मोड एक्टिव हो जाता है। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर मैरिज डिनायल नहीं है, मैरिज लेट है, डिले होता है। किन केसेस में? केतु, शनि और कुछ हद तक मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव के कारण। धन्यवाद।